हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। तो पिछली इकाई में हम देख चुके हैं कि कार्बन में एक अद्वितीय गुण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन। श्रृंखलन यानी ये आप 9th-10th में भी पढ़ के आए हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केटिनेशन। यह अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। और केटिनेशन लंबी श्रृंखला बनाने के कारण किससे कैसे बनाता है ये, तो कार्बन के साथ में सहसंयोजक बंध बना करके लंबी श्रृंखला बनाता है। साथ ही ये अन्य तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन यानी एक्स के साथ में सहसंयोजक आबंध बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ में ये इसे अन्य तत्वों के साथ में भी सहसंयोजक आबंध बनाता है। और इस प्रकार ऐसे यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वी विल लर्न about carbon in this chapter, and in previous unit we have learned that the carbon has the unique property called catenation, and which is form covalent bond with other carbon atom, and it is also form covalent bond with the hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogens. And in this type of resulting compounds are studied in the separate branch of chemistry called organic chemistry. This unit incorporates some basic principles, techniques of analysis required to understand the formation and preparation of organic compounds. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो इस इकाई में हम कुछ विश्लेषण की तकनीकें जो कार्बनिक यौगिकों के बनाने, विरचन के गुण और उसके गुणों को समझने के लिए आवश्यक होगी। साथ ही हम बात करें तो कार्बनिक रसायन का जो शास्त्र है ये 200 साल पुराना है, और उस समय वैज्ञानिकों ने पादप और जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों और खनिजों के स्रोतों को विरचित यानी कि बनाने की व्यवस्था की थी। साथ ही अकार्बनिक यौगिकों के बीज विभेदन करना आरंभ कर दिया था। स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जेलियस ने प्रतिपादित किया कि जैव शक्ति यानी कि वाइटल फोर्सेस कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद में सन 1828 में एफ वॉलर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सल्फेट से, अमोनियम यौगिक से किया था। तो अमोनियम साइनेट का उपयोग किया था उसके लिए, तो अमोनियम साइनेट NH4CnO, इसमें से उन्होंने क्या बना दिया था, NH2CONH2, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया। तो इस तरह से यूरिया का निर्माण भी किया गया था। तो अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसकी दूसरी एक कार्बन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करें कि कार्बन की संरचना में कार्बन जो होता है वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है और सहसंयोजी आबंध बनाता है। साथ ही कार्बन की जो संयोजकता होती है वो भी कितनी होती है, 4। कार्बन 4 संयोजकता दर्शाता है और सहसंयोजक आबंधन का निर्माण करता है। और इसमें S और P कक्षकों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसमें से बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो मेथेन CH4, उसके बाद में एथेन C2H6, इथाइन C2H2, इस तरह से रहते हैं। तो इन सभी के स्ट्रक्चर हम देखेंगे इस चैप्टर में, तो किस तरह से इसमें बंध बनते हैं और क्या होता है। इसमें पाई बंध का निर्माण 2 निकटवर्ती परमाणुओं के पी कक्षकों के समांतर अभिविन्यास समुचित पार्श्व अतिव्यापन से के कारण आवश्यक है और उसी से बनता है। तो अब इसमें कैसे बंध फॉर्मेशन होता है ये हम देखते हैं। तो बंध फॉर्मेशन की बात करें हम तो सबसे पहले हम लेते हैं मेथेन। तो मेथेन
ये इस तरह से 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एथेन की बात करें तो ये हो गया CH4। एथेन की बात करें तो ये हो गया हमारा C2H6। अब एथीन की बात करें तो एथीन क्या होगा, C2H4। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और ये इस तरह से होता है। अब इथाइन, इथाइन की बात करें तो C2H2। तो इस तरह से C2H2 इथाइन बनता है। साथ ही हम मेथेनॉल की बात करें तो मेथेन, अब इसमें एक हाइड्रोजन ये हट के इसकी जगह क्या लगता है OH, ये हो गया मिथेनॉल। तो इथेन, सिंपल इथेन की बात करें तो C2H6, उसको हम दूसरे तरीके से CH3 भी लिख सकते हैं। एथीन, एथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है। तो और मिथेनॉल, मिथेनॉल यानी क्या, CH3OH। इस तरह से इसमें बनते हैं। तो अलग अलग हम इनकी संरचनाएं भी देख सकते हैं इसमें शाखित, और ये दर्शाने के लिए भी जैसे इस तरह से मैंने दर्शा दिया। तो यहाँ पे जनरली क्या आना है, CH3 आना है, मेथिल समूह। और यदि मैंने ऐसा दर्शाया तो ये शाखा है, शाखा पे यहाँ पे CH3 आएगा। ऐसे भी बना सकते हैं हम स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे Br। इसके अलावा इनकी संरचनाएं चक्रीय संरचनाएं भी होती हैं, जैसे कि CH2 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 CH2। और इसको हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। इसी के साथ में ये साइक्लोप्रोपेन है, इसका नाम क्या है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। इसी तरह से साइक्लोब्यूटेन भी बना सकते हैं। यहाँ सभी जगह क्या आएगा, CH2 CH2 CH2। साइक्लोपेंटेन, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। इसके अलावा साइक्लोहेक्सेन भी बनता है इसमें। तो इस तरह से सभी कोने पे क्या होगा, यहाँ पे CH2 CH2 CH2। और साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो यहाँ पे भी सभी जगह क्या होगा, CH2 CH2 CH2। और क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन की बात करें तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन कैसे बनेगा, ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन गया है। चलिए, तो ये मैंने अलग अलग तो स्ट्रक्चर बता दिए हैं। इसमें रेखा सूत्र भी बनते हैं इसमें अलग अलग। चलिए, अब कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम में जो होता है, तो त्रिविम में सूत्र कैसे बनता है, तो त्रिविम में कार्बन, ये H, और ये जो है ये ऐसा डार्क वाला बनता है, और एक जो बनता है वो ऐसा वाला H बनाया जाता है टूटी रेखाओं से। तो कागज के तल के ऊपर ये दोनों हाइड्रोजन रहते हैं। ये जो हाइड्रोजन है ये आबंध दर्शक से दूर रहता है और टूटी हुई रेखा से होता है। और ये कैसा होता है, ठोस रेखा से होता है, जो आबंध दर्शक की ओर होता है, दर्शक के देखने की तरफ होता है ये। तो ये ठोस रेखा से बताया जाता है, और जो कटी हुई रेखा से बताया जाता है जो कि आबंध दर्शक से दूर होता है। तो इसके बाद में अब हम अगला जो है टॉपिक हमारे, ये तो हमारे स्ट्रक्चर सभी समझ में आ गए कि साइक्लो वाले स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, चेन वाले स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। इसके बाद में अब हम जो देखेंगे वो होगा हमारे लिए इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हम करके देख लेते हैं। तो वर्गीकरण हम बनाते हैं इसमें।
तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें से दो प्रकार के बनते हैं, एक ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज चेन। ओपन चेन वाले को जनरली हम बोलते हैं एसाइक्लिक और इसको हम बोलते हैं साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? ये होता है ओपन चेन यानी अचक्रीय अथवा खुली श्रृंखला वाले, ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला। इसके अलावा ये होता है चक्रीय, साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय और बंद श्रृंखला। चलिए, इसके बाद में जो चक्रीय श्रृंखला वाले जो हैं, इसको हम पुनः दो भाग में विभाजित करते हैं। एक तो होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। तो इसमें होमोसाइक्लिक यानी समचक्रीय यौगिक और यह विषम चक्रीय। चलिए, अब जो हमारे समचक्रीय यौगिक हैं उसको हम फिर से दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। तो एसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक। और एलिसाइक्लिक को हिंदी में भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड ही बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, और एरोमेटिक को एरोमेटिक ही बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड को फिर से हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है बेंजेनॉइड और दूसरा होता है नॉन बेंजेनॉइड। तो इस तरह से बेंजेनॉइड कंपाउंड्स यानी बेंजेनॉइड यौगिक और नॉन बेंजेनॉइड यौगिकों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया इसका क्लासिफिकेशन, और इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे, नए वीडियो में देखेंगे इन चीज़ों को।